अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ की कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश करूंगा। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, यानी देश की संसद, उसमें कुछ समय गुजारने का अवसर मुझे मिला है और जो अनुभव मेरा है उसका जो निचोड़ मुझे समझ में आया है वो ये है कि इस देश में जितने भी सरकारी नियम और कानून हैं उसका वास्तविक आधार पंचायत है। और मैं कहूँ कि हमारे संविधान का भी जो आधार है वो भी ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से आधार मान करके बना है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे संसद कहा जाता है, उसकी लाइब्रेरी में 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको जरूर मिलेंगी। एक है हेनरी मैन की एंशिएंट लॉ, दूसरी है बेडन पॉवेल की इंडियन विलेज कम्युनिटीज और तीसरी पुस्तक है बीसी पॉल की फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। और इन तीनों किताबों का जो निचोड़ मैं समझ पाया हूँ वो हमारी आज की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चेतन तत्व है तो वो ग्राम पंचायत है। आप सब भाग्यशाली हैं और ये जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं। उस चेतन तत्व की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी यहाँ के आवाम ने, यहाँ के नागरिकों ने आपके कंधों पर दी है। और मेरा निवेदन होगा आपसे कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को प्रबल और स्वावलंबी बनाने में तथा देश को आगे बढ़ाने में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रबल इच्छा शक्ति के साथ इस महत्वपूर्ण भूमिका को और आगे आप ले जाएंगे। मैं कोई आधिकारिक भाषण देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा निजी अनुभव है कि किसी भी कानून या विधान का आधार यानी गांव को सबसे पहले अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना। अगर इस सोच के साथ हम अपने पंचायत में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि काम की स्थिति और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार में हम कामयाब हो सकेंगे। पंचायत के बाद स्वाभाविक रूप से जो दूसरा टियर है ब्लॉक, अगर सभी पंचायतें ठीक से काम करें और हमारे जो बीडीसी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, सामंजस्य बैठा करके, तो फिर ब्लॉक की भी वही स्थिति हम बना सकते हैं। और यही क्रम डीडीसी तक अगर चलेगा तो मैं समझता हूं कि जो अपेक्षा या जो उम्मीद है वो निश्चित रूप से हम पूरा कर सकेंगे। और इसी मकसद से ये स्वप्न कभी महात्मा गांधी जी ने देखा था और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने के पीछे का मूल मकसद भी यही रहा है कि आत्मनिर्भरता और एक विकेंद्रित शासन प्रणाली। ये किसी भी शासन की सबसे विशिष्टता होती है कि जितना अधिक विकेंद्रीकरण हो जाए, मैं समझता हूँ कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है। जब भी प्रशासन और शासन केंद्रीकृत होता है तो मैं समझता हूँ कि उसके दुष्परिणाम लोगों को झेलने पड़ते हैं। ये एक मैं कहूँ कि दुखद संयोग ही था कि जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था नहीं लागू हो पाई थी। आप सबको, या मैं कहूँ कि हम सबको आभार मानना चाहिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, जिनके अगस्त 2019 के निर्णय के कारण बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। और आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय न किया होता तो शायद ये व्यवस्था हम यहाँ कायम नहीं कर पाते। प्रशासन भी मंशा है प्रशासन की कि ये जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय, इसको मजबूत किया जाए। कोई भी नई व्यवस्था आती है तो उसमें अवरोध भी आते हैं और अनुभवों के आधार पर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना, अनुभवों से सबक लेते हुए उसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों से मैं मिलता रहा हूं, कई कार्यक्रमों में मेरी भेंट है। तो जो आप कहना चाहते हैं ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो मेरे ध्यान में नहीं। कई उसमें से हल हुए हैं, आने वाले समय में भी कुछ हल होंगे। अभी
जब हमारी रूरल डेवलपमेंट की प्रमुख सचिव बता रही थी तो बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। सुशासन और सुराज का वास्तविक अर्थ भी यही है और यही सुनिश्चित करना, मैं समझता हूं कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, मैं कहूं कि समाज का जो सबसे कमजोर व्यक्ति, विकास की किरण उसके यहाँ अगर हम पहुंचा सके इस व्यवस्था के कारण, तो मैं मानता हूं कि अगर उसको हमने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा तो इस व्यवस्था को हम प्रभावी बना सकते हैं। एक बीरपुर अपर साबा जिले में पंचायत है, वहाँ की सरपंच हैं श्रीमती बीना जामवाल, इस बैठक में जुड़ी हुई हैं। काफ़ी दिनों से उनके निर्देशन में जो कार्य हो रहा है मैं उसे देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। श्रमिकों को ई श्रम पंजीकरण से जोड़ने के अलावा उस पंचायत के हर नागरिक को आयुष्मान सेहत कार्ड सुनिश्चित कराने का काम वीना जी ने किया है। मैं उनको हृदय से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। और सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के एडीएफ, मनरेगा, 14th FC के कामों को बखूबी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने अंजाम दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैं पल्ली पंचायत में गया था, वहाँ के जो सरपंच हैं रणधीर शर्मा साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। प्रतिष्ठिता चीफ सेक्रेटरी भी थे, मनदीप भी थी, प्रशासन के हमारे और भी अधिकारी थे। जो काम आंखों से देखा हम लोगों ने, अगर ऐसे व्यक्ति की सराहना न की जाए तो मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा। ऐसे ही महराज राथर हैं नसबल बांदीपुरा के, जिन्होंने केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों को अपनी पंचायत में पूरी तरह 100% लागू किया है। मुझे लगता है कि ये हमारे रोल मॉडल है। उधमपुर जिले की एक पंचायत है सुंदला, उसके सरपंच रमन खजूरिया साहब हैं, जो अपनी पंचायत में इनोवेटिव तरीके से लोगों को रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। बढोले पंचायत की रीता रानी है, अपने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास उन्होंने किया है। बैक टू विलेज कार्यक्रम में मैं अखनूर की एक पंचायत में गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक महिला सरपंच थी, 2020 में मैं वहाँ गया था। कल मैंने उनके नाम की जानकारी करने की कोशिश की, जिससे मैं जानना चाहता था, उसमें सुषमा यहाँ DC थी, मेरा संपर्क नहीं हो पाया। मैं जब वहाँ गया था तो जिस इनोवेटिव तरीके से उन्होंने काम किया है वहाँ, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रभावित हुए थे। अगर वो इस मीटिंग में हैं तो वो अपना नाम जरूर बता दें ताकि मैं दर्ज कर लूँ, फिर ये गलती न हो। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए कस्टमाइज्ड वेस्ट बिन तैयार करी थी, उसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया था। और सिर्फ इतना नहीं, जन भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सके, अपनी पंचायत में बहुत ही नॉमिनल स्वच्छता शुल्क भी लगाया था और उसका असर उस पूरी पंचायत में दिख रहा था। मुझे लगता है कि ये जो अच्छे काम पंचायतों में हो रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये हम बाकी पंचायतों में भी कैसे लागू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब ये समय इस तरह के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इस पर विचार करने का है। इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से हम देखते हैं कि कभी कभी समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और यही बड़ा बदलाव मैंने उस पंचायत में देखा था। मैं समझता हूं कि सभी 4290 पंचायतों को अगर हम देखेंगे तो उत्कृष्टता के अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्हें समर्पण भाव से चुने हुए पंचों ने, सरपंचों ने मिल करके ग्राम स्वराज की परिकल्पना को जमीन पर उतारने की कोशिश की और जमीनी लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। अब एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, कुछ नाम मैंने लिए हैं, कुछ और बहुत लोग हैं जो अच्छा काम किए। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सका हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे पास जो सूची है वो 300 से ज़्यादा की है। तो सबका नाम मैं लूँगा तो मुझे लगता है शाम इसी में हो जाएगी ये कार्यक्रम। मनदीप कौर फिर कहेंगे कि साहब झूठई में हमने कार्यक्रम रख दिया। तो और मैं दिल से ये बात मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के विकास में आपका जो योगदान वो किसी से कम नहीं बल्कि किसी से भी ज़्यादा है। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सीधे जनता से जुड़े हुए हैं
इसलिए हमें भी सूचना जो आप देते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि आप सब के कारण ही ये जो मेहता जी बता रहे थे, ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ये केवल प्रशासनिक अधिकारियों के कारण नहीं हुआ, इसमें आप सबकी भी प्रमुख भूमिका रही। और मेरा आपसे आग्रह ये होगा कि अगर भूमिका थोड़ी और आप बढ़ाएंगे तो ये जो कह रहे थे 35,000 40,000 प्रोजेक्ट, ये 60,000 जाने में देर नहीं लगेगी। उसका दूसरा पहलू मैं बताता हूँ। बाकी जिन पहलुओं की चर्चा हो गई है मैं समझता हूँ उनको दोहराऊँ मैं ठीक नहीं। जो परियोजनाएं 18 में पूरी हुई थी उनमें जितनी धनराशि खर्च हुई थी उससे 10% कम धनराशि में ही उसके बाद के सालों में दुगने से ज़्यादा काम। तो ये जो एक नई व्यवस्था चली है, मैं समझता हूँ इस व्यवस्था को बनाने में आपका योगदान भी है। और मैं तो मानता हूँ कि आप ही इसके वाहक और संरक्षक हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नया कीर्तिमान बन रहा है उसमें हम लोगों का नाम तो दर्ज होगा नहीं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ से जाने वाले हैं। कोई 1 साल में जाएगा, कोई 3 साल में जाएगा, कोई 5 साल में जाएगा, लेकिन आपका नाम जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसीलिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि इसी भावना से, क्योंकि यहाँ तो जो लोग हैं वो अस्थायी लोग हैं, कुछ दिन हैं फिर चले जाएंगे, व्यवस्था आपको चलानी है, तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद करें कि आप जब सरपंच थे, आप जब डीडीसी के चेयरमैन थे, तो हमारी पंचायत में, हमारे ज़िले में ऐसा काम हुआ कि अब उस इतिहास को लोग न दोहरावें जो कहते हैं कि साहब सरकारी पैसा तो आता था लेकिन काम के लिए नहीं खर्च होता था, दूसरे काम में खर्च हो जाता था। मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करूंगा। एक दूसरे कारण से, जब कोरोना से हम सब जूझ रहे थे, कभी डुल्लू साहब देख रहे थे, कभी विवेक भारद्वाज जी देख रहे थे, पूरी इन लोगों की टीम देख रही थी, उस समय इन दोनों लहरों में तीसरी लहर का तो उतना असर नहीं रहा। जिस तरह से हमारे पंचों ने, सरपंचों ने, बीडीसी के मेंबर और चेयरमैन ने, डीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स ने जिस लगन से सेवा की और हम सबके साथ मिल करके जिस तरह से काम किया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और इसी के कारण देश के दूसरे हिस्सों में जितनी परेशानी लोगों को हुई उससे कम परेशानी यहाँ के लोगों को हुई। तो प्रशासन के साथ साथ आपकी बड़ी महत्वपूर्ण और महती भूमिका रही है। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से आप सबकी तारीफ भी करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ये कोविड आपदा में आप लोगों ने हम लोगों को सिखाया। और मुझे लगता है कि इसको अवसर में बदलने में थोड़ी बहुत जो या जिस हद तक कामयाबी हमें मिली उसका श्रेय भी मैं आप ही लोगों को देना चाहता हूं। उस दौरान भी हमारी अनेक पंचायतों ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और अगर पहले से तुलना करें तो ये सच है कि लगभग सभी पंचायतों में, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। शिक्षा समेत अनेक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने हासिल किए हैं। कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि साहब पंचायती व्यवस्था में कुछ कमियां, आप लोग भी मिलते हैं तो कहते हैं इसमें थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि किसी भी व्यवस्था में गुण और दोष दोनों होते हैं, लेकिन आज मैं ये बात विश्वास से और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अब गुण का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ लोगों की निगाह में दोष ज़्यादा दिखता है तो उनको अगर मैं छोड़ दूँ तो निरपेक्ष भाव से अगर देखा जाएगा तो अब दोष बहुत कम रह गए हैं। और जो दोष रह गए हैं उसको व्यवस्थित करने में जो भी कठिनाई है हम उसे शिद्दत से दूर करने की ईमानदार कोशिश करेंगे। और हमारी पंचायती राज की जो सचिव हैं वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस काम को कर रही हैं। और जिस गति से इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में काम बढ़ाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-3 महीनों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। प्राचीन काल में भारतवर्ष में पंचायती व्यवस्था का स्वरूप सबसे सर्वोपरि माना गया है। अगर प्राचीनतम ग्रंथों को भी हम देखें, उपनिषदों में भी जो कथाएं हैं, तो एक तरफ तपोवन तथा ऋषि मुनियों का जिक्र है
तो दूसरी तरफ गांवों की चर्चा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नीति और विकास की शुरुआत की इकाई पंचायत से बेहतर कोई हो नहीं सकती है। और ये सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी हम सब इस बात को मानते हैं और इसे जमीन पर उतारने की इच्छा भी रखते हैं। जो लोग राजनीति शास्त्र के छात्र हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि किसी भी संस्था के पनपने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों शक्तियों का होना भी आवश्यक है, प्रभावी होना भी, लेकिन उसका विकेंद्रीकरण भी बड़ा आवश्यक है। जब वो शक्ति केंद्रित हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ दूसरी प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का बहुत महत्व नहीं रहता है और इसीलिए राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, आर्थिक पंचायती लोकतंत्र। और हम सबका दृढ़ विश्वास है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा एफसी के जरिए मिल रहे पैसों का सदुपयोग करके आप सब सुराज और सुशासन की स्थापना कर पाएंगे। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा और उसका उल्लेख करना मैं बड़ा आवश्यक समझता हूँ। बांदीपुरा के जिला प्रशासन ने, ये गौरव बांदीपुरा को हासिल है, देश का पहला जिला है जिसने पंचायत परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स जारी किया है। मैं बांदीपुरा के जिलाधिकारी मैंने डीसी, वहाँ के उनके सभी सहयोगियों, डीडीसी चेयरमैन और चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और सेक्टर वाइज हो रहे कामों की मॉनिटरिंग भी वहाँ की जा रही है और उस आधार पर रैंकिंग बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि एक ऐसा उदाहरण है, अगर मनदीप आप चाहें तो पूरे यूटी में एक बार आप अध्ययन करके इस मॉडल को लागू करने की आवश्यकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सभी योजनाओं के जो टारगेट हम तय करते हैं, क्योंकि टारगेट हम बहुत ही महत्वाकांक्षी तय कर लेते हैं, तो एक तो जब तय करें तब भी खुले दिमाग से तय करें और व्यवहारिकता को ध्यान में रख करके तय करें, लेकिन अगर तय करें तो ये सुनिश्चित करें कि वो समय सीमा के भीतर उन टारगेट्स को हम प्राप्त कर सकें। पंचायतों की रैंकिंग में भी बेस्ट इनोवेशन का पुरस्कार इस साल से शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट तथा नीतियों दोनों को शामिल करने की योजना है। 4 दिसंबर 2020 को एक रूरल डेवलपमेंट ने सर्कुलर निकाला था, जिसके जरिए पंचायत अवार्ड, डीडीसी, बीडीसी तथा ग्राम पंचायतों के अवार्ड के लिए पर्याप्त लगभग 75 लाख रुपए धनराशि का प्राविधान किया गया था। आप सब जानते हैं कि जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता का आकलन करने के लिए जिला सूचना सुशासन सूचकांक शुरू करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। इससे शासन की बुनियादी इकाई में पारदर्शिता भी आई है और जवाबदेही भी आई है। और मुझे लगता है कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की एक नई उम्मीद जगी है। मुझे उम्मीद है कि एक जिले की और एक पंचायत की बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे जिले और दूसरे पंचायतों में हम लागू करें। अभी जिस आर्थिक स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा था, उसके विवरण में जाने के पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि लगभग प्रत्येक पंचायत, ध्यान दीजिए आप, एवरेज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तक 1,47,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। इससे ज़्यादा ही दिए गए हैं। मैं एवरेज, कोई इक्का दुक्का पंचायत होगी जिसमें इससे धनराशि कम होगी। तो मुझे लगता है कि और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाला। मैं उन पैसों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिनका जिक्र ऑलरेडी मनदीप कौर कर चुकी। अभी जम्मू कश्मीर का बजट देश की संसद ने पारित किया है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का। मोटे तौर पर 1,13,000 करोड़, 1,12,950 करोड़ है। मैंने 1,13,000 करोड़ का बजट पारित किया है और उसमें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के कार्यक्रमों को भारत सरकार ने सर्वोपरि रखा है।
इस वर्ष भी 4290 पंचायतों को 1000 करोड़ रुपए हर डीडीसी के सदस्य को, चेयरमैन को, बीडीसी, सबके लिए मुकम्मल व्यवस्था धनराशि की गई। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि पंचायत का पैसा हम तो डीडीसी में हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये भाव हमको, माने पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मेंबर, डीडीसी चेयरमैन, ये आप एक ही इकाई के अंग हैं और अगर आपस में हम तालमेल नहीं बना के चलेंगे तो जो वांछित लक्ष्य है, जो आपकी परिकल्पना है अपने जिले की, वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जितना तारतम्य और जितना आप में सामंजस्य अच्छा होगा, उतना बेहतर जिला और बेहतर पंचायत आप बना सकेंगे। स्थानीय निकायों को भी पर्याप्त धन दिया गया, मैं उसका जिक्र इसमें नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर अकेला संघ राज्य क्षेत्र है, या मैं कहूँ राज्य। अभी किसी ने, मेहता जी ने कहा केरल सबसे पंचायती राज व्यवस्था में देश का अव्वल। केरल ने भी 27 कार्यों को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है पंचायत, केवल अभी तक 22 किया है। जम्मू कश्मीर अकेला, यूटी अकेला राज्य है जिसने 27 कामों को, पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया। और लक्ष्य हमारा ये है कि जो भी पार्लियामेंट के एक्ट में प्राविधान है वो सब हम आने वाले दिनों में पूरे कर लें। आपको एम्पावर करना ये हमारी प्रतिबद्धता है और इसलिए ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम या बाकी जो कार्यक्रम हमारी रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी चला रही, एक्सपोजर का कार्यक्रम, आपकी ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ इसी का अंग है। और जब पूरी तरह से आप ट्रेन हो जाएंगे, देश के दूसरे हिस्सों में जो जिस तरह से बेहतर ढंग से काम हो रहा है, तो जो बाकी काम रहेगा वो भी हम आपको देने के पक्षधर हैं। लगभग 1727 करोड़ रुपए मनरेगा, 44वें वित्त आयोग, मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत पंचायतों को दिए गए। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि 1889 पंचायत असिस्टेंट की भर्ती की जा चुकी है और शीघ्र उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो जो बात आप बार बार कहते थे कि हमारे यहाँ उपयुक्त व्यक्ति नहीं है काम करने के लिए, तो उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। वो आपके पास काम करने के लिए लोग उपलब्ध होंगे। मेरा निजी अनुभव है कि यहाँ पैसे की कमी कभी नहीं थी। पहले भी पैसा आता था, पैसा अभी भी आ रहा है। और आंकड़े मेहता जी बता चुके हैं कि उन आंकड़ों के खेल में मैं न जा करके केवल ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 2018 में जो काम हुए थे, बाद में जो काम पूरे हुए, उनकी संख्या दुगुना तीन गुना बढ़ी। और किस परिस्थिति में बढ़ी? कोरोना की महामारी के बावजूद बढ़ी, जब लोग काम नहीं करना चाहते थे, लोग घरों से निकलना नहीं चाहते थे। अब लागत जो कामों की आई है, उसका अगर आप अनुमान करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरा तथ्य सामने आएगा। पिछले वर्षों के अनुपात में इस वर्ष के कामों में लागत 30% कमी आई है। अब ये 30% कमी आने से और भी काम बढ़ने वाले। तो मैं समझता हूं कि जब व्यवस्था पारदर्शी तरीके से चलती है तो तत्क्षण तात्कालिक रूप से हमें लगता है कि इसमें बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में, दीर्घ अंतराल में जब हम देखते हैं तो इसका फायदा समाज को भी होता है और हर व्यक्ति को भी होता है। आने वाले दिनों में इसका कंपेडियम भी बनाया जा रहा है और उससे आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। अब कागजी जमा खर्च और कागजी कार्रवाई की बजाय जमीन पर काम होने लगा है और मैं मानता हूं कि पैसे का ठीक तरह से उपयोग और उसको सही ढंग से खर्च करना, यही किसी भी व्यवस्था को नापने का सबसे सही तरीका है। वकील का काम है तर्क देना, जो अपराध करता है उसे बचाने के लिए भी तर्क दिया जाता है और उसको सजा दिलाने के लिए भी तर्क दिया जाता है। तो तर्क दोनों तरफ से दिए जा सकते हैं, लेकिन किस तर्क से सामान्य आदमी का भला होता है, मैं समझता हूं कि वही तर्क सामान्य आदमी के लिए मतलब रखता है। तो एक बात मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि भाई जब काम
पहले की तुलना में 3 गुना 4 गुना होने लगा, कम पैसे में होने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा। तो अब इसमें संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि ये व्यवस्था बेहतर व्यवस्था है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना भी है और सबको मिलजुल करके बढ़ाना है। आपके दफ्तरों की बात आपके सहायकों के लिए ऑलरेडी मनदीप कौर जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। अब पिछले वर्ष जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट बना था, कोरोना के बावजूद आपसे सलाह मशविरा किया गया था। ये कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि साहब कोरोना के कारण हम बैठक में नहीं जा सके। ये सच है, कुछ समय कठिनाई थी। इस वर्ष उस प्रक्रिया को ठीक ढंग से करने की कोशिश की गई है। आपके ऑफिस, आपकी गाड़ी, आपकी सुविधाएं, उसके बारे में बताया जा चुका है। अब यहाँ के लोगों को मिल गई है। बुलेट प्रूफिंग में समय लगता है, प्रशासन को भी जिन गाड़ियों की ज़रूरत है, हम देख रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी काफ़ी समय लग रहा है। आपका आवास, आपका कार्यालय, ये सब हमारे ध्यान में है और मुझे लगता है कि उस हर काम में प्रगति प्रारंभ हो गई है, शुरुआत हो गई है और मंजिल तक भी हम पहुंच जाएंगे। डिजिटाइजेशन का भी एक अभियान चलाया गया है और मुझे मनदीप कौर ने बताया है कि 3,973 पंचायतों को कंप्यूटर खरीदने की धनराशि प्रदान कर दी गई। CSC ई गवर्नेंस एजेंसी के साथ एक समझौता भी इन लोगों ने किया है। सभी पंचायतों को मिलाकर 1508 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 195 पंचायत घरों के निर्माण का काम भी हो रहा है। 36 इसमें पूरे कर लिए गए हैं। 160 पंचायत घरों के रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसमें से 105 पूरे कर लिए गए हैं। 1131 पंचायतों में सोलर लाइट्स के प्रोजेक्ट पर भी काम तेज गति से चल रहा है। मनरेगा की भी लंबी चौड़ी डिटेल मनदीप कौर ने मुझे दी है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि कागज इतना ये दे देती हैं कि मुझे पढ़ने में इतना समय लगता है कि जितनी पढ़ाई मैंने विद्यार्थी जीवन में नहीं की, लगता है उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ बिंदुओं पर जरूर चर्चा करूंगा। 21-22 के वित्तीय वर्ष में 816.75 करोड़ रुपए इस अभियान के अंतर्गत दिए गए थे और 1 लाख से ज्यादा मनरेगा के काम पूरे किए गए। अब सरपंच साहबान को मनरेगा के पेमेंट करने का अधिकार भी दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि अब समय पर भुगतान हो, इसमें अब मनदीप कौर को या किसी डीसी को कुछ नहीं करना है। आप ही अधिकृत व्यक्ति हैं, आप ही सबसे सक्षम व्यक्ति हैं, तो लोगों को भुगतान भी समय से हो। पिछले वित्तीय वर्ष में 3.81 करोड़ मैन डेज मनरेगा के अंतर्गत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस वित्तीय वर्ष में इसको बढ़ाया गया है, 4.26 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। इन आंकड़ों से अलग हट करके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन की हमारी टीम ने अभी जिसका जिक्र किया, एक 100 कार्यक्रमों की सूची बनाई है। अब 100 को पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। ये सूची आपको उपलब्ध कराने का जिम्मा मैं मनदीप कौर जी पर देता हूँ। सभी डीसी के पास पहुँच जाएगा, प्रशासन में भी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों। मुझे लगता है कि ये सोच समझ करके बनाया गया है। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा कि समय सीमा के भीतर जल्दी से इस अभियान को शुरू करके अगर ये 100 कार्यक्रम हम अपने पंचायत में अपने यहाँ लागू कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सक्षम पंचायत, हर व्यक्ति की सुविधा का ख्याल उस पर इन व्यवस्थाओं के कारण, चाहे वो वित्तीय समावेशन हो, लाइवलीहुड हो या आपके फार्म इनकम का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, पर्यावरण संरक्षण हो, वीमेन एम्पावरमेंट हो, माने जो भी विषय आपके दिमाग में आते हैं, मुझे लगता है कि सबको इसमें कवर करने की कोशिश की गई। और ये लक्ष्य अगर हम पूरा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि शहर और गांव के बीच की जो खाई है, जो अंतर है, उसे भरने में हम कामयाब होंगे। ये कार्यक्रम जरूरी है और इसे हम अकेले कर नहीं सकते। इसमें बहुत से कार्यक्रम हैं जो बिना जन भागीदारी के नहीं हो सकते
और इसीलिए आपको जोड़ने की कोशिश की गई है। और मैं मानता हूं कि जन भागीदारी का जो दूसरा अर्थ है, जनता के सहयोग से ही जनता की जरूरतों को, परियोजनाओं को जनता के लिए कैसे पूरा किया जाए और कैसे प्रक्रिया को तेज बनाया जाए, ये बिना जन भागीदारी के हो नहीं सकता है। गांधी जी एक बात कहते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है। तो बापू के सपनों को पूरा करने के लिए आप सबको, हम सबको बिना रुके, बिना थके निरंतर कार्य करना है, ताकि जो विकास के काम हैं वो समावेशी भी हों और सर्वस्पर्शी भी हों। मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि महिलाओं और युवाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एफपीओज बनाने में भी आपकी महती भूमिका हो सकती है। ये ऐसे काम हैं जिनके कारण मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाने में और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में इसका बहुत असर होगा। कई स्कीम चलती है, वित्तीय समावेशन मोटे तौर पर लगभग हो गया है, लेकिन गरीबों के लिए, सामान्य आदमी के लिए, किसानों के लिए अनेक पेंशन की योजनाएं चल रही। प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि इन योजनाओं का 100% लाभ हमारे सभी नागरिकों को मिल सकेगा। पशुओं का भी बीमा भारत सरकार करा रही है, हमारा कृषि विभाग भी उसमें लगा है। अब हमारा पशु अगर असमय उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो गाय है, भैंस है, घोड़ा, किसी भी पशु की, कितनी आर्थिक क्षति होती है। अब ये व्यवस्था इस देश में लागू हो गई, कम पैसे में अस्थायी रूप से बीमा उनका हो रहा है, और मुझे लगता है इससे आर्थिक संपन्नता भी आएगी और हम सब निश्चिंत होकर के रह भी सकेंगे। हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बने। पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सपोजर विजिट का भी प्रावधान किया गया है। कोरोना की महामारी के कारण वो गति धीमी हो गई थी, और मनदीप कौर से मैं अनुरोध करूंगा कि उस विजिट में अगर हम लोगों को भी ले चलेंगी आप, तो थोड़ा इंटरेक्शन हम लोगों का ज़्यादा होगा। ट्रेनिंग के पक्ष पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में आप सबका सक्रिय सहयोग मिलेगा। ये आप सबके जानकारी में है कि आने वाले 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हम सब आभारी हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जम्मू को ही इस बार इस कार्यक्रम के लिए चुना है। स्थल हम लोगों ने देखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही उस दिशा में हम सब काम भी कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि 24 अप्रैल के पहले जितने अधिक काम आप करके उस दिन प्रधानमंत्री जी के समक्ष स्वयं आप उपस्थित होकर के बताएंगे या उसका प्रदर्शन वहाँ जरूर हो, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी कौन सी पंचायतें हैं जो सर्वोत्कृष्ट हैं, हमारे कौन से बीडीसी मेंबरान हैं या कौन सा बीडीसी चेयरमैन है जो सबसे बेहतर काम कर रहा है, और डीडीसी के मेंबर और चेयरमैन के बीच भी प्रतियोगिता ऐसी मनदीप करानी चाहिए कि उस दिन प्रधानमंत्री जी को हम बता सकें कि देखिए, देश के बहुत हिस्सों में आप गए होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक से बढ़ के एक लोग हैं। अब किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें, ये कहने में हमको दिक्कत हो। यही निवेदन करते हुए मैं हृदय से आप सबके प्रति हृदय कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी बात को ही पूरा करता हूं। धन्यवाद।